में 4 नेता थे जो विरोध कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह और राम जेठमलानी। भाजपा और संघीय महिला विरोधी थे, हैं और रहेंगे, लटकाते रहेंगे बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, जब जब महिला हक की बात आई, बीजेपी ने तारीख आगे बढ़ाई। चुनाव से पहले विपक्ष पर जिस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी भूमिका रखी है इन संविधान संशोधन के समर्थन में, जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री भूमिका रख रहे थे, सरकार की भूमिका वो वहां पर रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक भाषण साफ शब्दों में कहा कि जो इस बिल का विरोध करेगा उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रागिनी नायक, फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। साहिल जी, आज सबसे पहले तो मैं देश की आधी आबादी, नारी शक्ति, देश की महिलाओं और भारत माँ की बेटियों को समर्पित इन पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ कि साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है जो, वो हिंदुस्तान की नारी है। तो देखिए, नारी और महिला आरक्षण को ढाल बनाकर, परिसीमन को हथियार बनाकर देश के संघीय ढांचे पर अगर प्रहार होगा तो विपक्ष इस पर सवाल जरूर पूछेगा और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। 3 बातें आज मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी जी ने संसद में बहुत ही निम्न स्तरीय भाषण दिया और जिस तरह से संसद को एक हंसी ठिठोली का अड्डा बनाकर गंभीर मुद्दे का सरलीकरण करने की कोशिश की, मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज करती हूँ। 3 मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बातें उन्होंने कही, जल्दी से उसका जवाब दे। पहली बात जो आपने भी अपने सवाल में उठाई, उन्होंने कहा कि विपक्ष की नियत में खोट है। तो भाई 2023 में नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पूरे विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सभी सांसदों ने सर्वसम्मति के साथ पारित किया। उस वक्त महिला आरक्षण को 2 बैसाखियों पर खड़ा करने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने किया था। उनको जोड़ दिया परिसीमन के साथ और जनगणना के साथ। 2018 में राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी मोदी जी को और कहा था कि तुरंत लागू करिए, कोटा विदिन कोटा करिए, बिना किसी शर्त के हम समर्थन करते हैं। तो महिला आरक्षण तो मुद्दा है ही नहीं। ये उलटबाजी किसने की? 30 महीने में पलटी किसने खाई? अपने ही लाए गए प्रावधानों को बदलने के लिए अब संशोधक विधेयक कौन लेकर आ रहा है? वो नरेंद्र मोदी लेकर आ रहे हैं। और मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि अगर मोदी जी की नियत में खोट नहीं है तो ये 543 सीटों पर क्यों नहीं कर सकते? आप कर दीजिए आज घोषणा की 33% आरक्षण हो जाएगा। 2011 के सेंसस से आप करना चाहते हैं, 21 के सेंसस को आपने हटा दिया। तो नियत और नीति में अगर किसी के खोट है तो वो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नियत और नीति में खोट है। दूसरी, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा टेक्निकल बहानेबाजी में फंसा रहे। एक मिनट साहिल, 30 सेकंड दे दीजिए मुझे, मैं जल्दी से खत्म करूं। टेक्निकल बहानेबाजी। अब मुझे बताइए कि दक्षिण के राज्य, हाँ ठीक है 30 सेकंड, दक्षिण के जो राज्य हैं उनका आज संसद में अगर प्रतिनिधित्व 24.3% है, वो सीटें बढ़ेंगी पर उनका प्रतिनिधित्व घट जाएगा। तो इस पर सवाल नहीं पूछेंगे वो जो मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं? मोदी जी को टेक्निकल बहाने गारंटी दिया है ना आज, मैं समझती हूँ। आज गारंटी दिया है ना, आज गारंटी दिया है, गारंटी दिया है। मांगा गारंटी चाहिए तो गारंटी देंगे। अरे गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की दी थी, 15 लाख की दी थी, काशी को क्योटो बनाने की दी थी, गंगा माँ को साफ करने की दी थी, पेट्रोल और डीजल को 40 रुपए के। अगर मैं समझ पा रहा हूँ करवाली बेइज्जती, रागिनी नायक, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, बस एक लाइन। आखिरी बात उन्होंने कही कि 3 दशक से विपक्ष ने रोका हुआ 73वीं और 74वीं संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, राजीव गांधी जी 33% आरक्षण लेकर आए। आज 15 लाख से ज्यादा महिलाएं चुनी जाती हैं। 2010 में हमने राज्यसभा में पारित कराया। पर मुझे बताइए, क्या 10 साल से पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करा सकती थी? करा सकती थी, आज नहीं करा सकती है, पर परिसीमन ये बड़ी दिलचस्प बात है। नहीं करा सकती। पार्टी भले कोई भी हो, जहां तक मैं समझ रहा हूं, महिला, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहली फुर्सत में निकल। आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिसीमन से कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है कि परिसीमन होगा तो उसमें मुश्किल होगी। तो आप साफ शब्दों में कहिए ना, परिसीमन पर हमको भरोसा नहीं है। ये बात कहने में क्यों हिचकिचाहट है? ये बात भी कहीं ना कहीं खड़ी होती है। और 2010 में भी जिस बात, नहीं बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है। सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं।
राहुल गांधी जी बढ़िया। ने कल 2 दिन से नहीं, ट्वीट ठीक है। किया है, कहा है कि परिसीमन जो हो रहा है वो अंक गणित के और हिसाब से यही- हो रहा है, वो राजनीतिक यही निष्पक्षता के टेक्निक हिसाब से नहीं हो रहा है। और यही एक मैं तो इसमें नहीं, आपको लेकिन छोटा सा परिसीमन उदाहरण कभी ना देती कभी तो होगा। हूँ। सुनिए, 2011 के बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है। जनगणना से नहीं होगा तो 2021 के जनगणना से होगा। मैं उसमें आपको परिसीमन उदाहरण तो देती हूँ। इस देश में इससे पहले भी हो चुका है, और इससे पहले भी देश में लोकसभा की संख्या बढ़ाई गई है। उससे पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है, आपको याद होगा इस बारे में। 4 बार अब तक इसके बारे में हो चुका है। मैं आपके पास मैं आता जवाब हूं, दूं। लेकिन एक नया एंगल जुड़ा है ना, जरा बाकी लोगों को भी आता हूं आपके पास इस एक पर, मौका क्योंकि दे दीजिएगा। इस पर बहस होना बाकी है, कल ठीक से नहीं आता हूं, बिल्कुल आऊंगा आपके पास। हाँ, लेकिन एक अनुराग मौका भदौरिया, दे यहां दीजिए। पर आपने इस बार एक और जोड़ दिया है। बिल्कुल, अनुराग भदौरिया, मैंने 2010 की डिबेट देखी थी, तब तो आप कोटा विद इन कोटा ओबीसी के लिए लेकर आने की बात कर रहे थे महिलाओं के बीच में। अब राहुल गांधी खुद ही 2019 के बाद कोटा विद इन कोटा की बात करने लगे। अब आपने उसमें मुसलमान डाल दिया। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इसी टेक्निकल डिफिकल्टीज को ला लाकर महिला आरक्षण विधेयक को आगे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। बिल आप पर फटेगा आखिर में। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तो किया ना, अभी बता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, जब जब महिला हक की बात आई बीजेपी ने तारीख आगे बढ़ाई। 2023 में बिल पास हुआ था और 2023 में सभी लोगों ने, पूरे विपक्ष ने मिलके बिल पास किया था, बोला कि अब महिला आरक्षण लागू कीजिए। उस समय अगर आपने महिला आरक्षण महिला बिल जो महिला विधेयक था लागू कर दिया होता तो आज पता क्या होता। आज सदन में 2024 के चुनाव में सारी अपनी 33% महिलाओं को अगर बिल पास हो गया होता तो आरक्षण मिला होता, वो जीत के आती और अपनी बात, जो से प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि महिलाएं अपनी बात खुद कहती, आज वो सदन में बैठ के अपना अधिकार खुद मांग रही होती। लेकिन उनको रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला कि हम इसको 2029 में लागू करेंगे, पहले हमें जाति जनगणना करानी है, फिर परिसीमन होगा, फिर 29 में लागू करेंगे, डेट आगे बढ़ा दी। और उस समय हमने, विपक्ष ने बोला था आप इसी समय लागू कर दीजिए और उनको अधिकार दिला दीजिए, आपने नहीं दिलाया। फिर आपने क्या, हाँ, फिर कह रहे कि आज देखिए कैसी बातें कर रहे हैं, कह रहे कि फिर 2029 में ही लागू होगा। लेकिन फिर चूंकि अब चुनाव आया है 2-3 राज्यों में, तो उन्हें देखना है कि फिर एक माहौल बनाना है। फिर माहौल बनाने के लिए क्या करना चाहते हैं? हम तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। कह रहे हैं ना कि हम तो कह रहे हैं महिलाओं को अगर सम्मान दिलाना है तो ओबीसी की जो महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, उनका भी इस देश में योगदान है, वो भी पिछड़ी हैं, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। उनको अधिकार से वंचित तो ये 23 में बातें नहीं आई थी सामने। मजेदार बात सुनिए, आप एसआईआर 2023 में जब पारित किया तब तो मुद्दा नहीं आया था मुसलमान का। एसआईआर तो कर सकते हैं ना। 2023 में तो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम मुद्दा नहीं उठाया था ना, तब तो आप कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे थे। तो नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, तब भी हम कह रहे थे, आज भी हम कह रहे हैं। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी एसआईआर तो फट से करा सकती है, तुरंत चुनाव जीतना है, एसआईआर फटाफट महीने 2 महीने में एसआईआर हो जाते हैं। जब एसआईआर हो सकता था तो जाति जनगणना भी हो सकती थी, और 2024 में जो लागू करने की बात थी, एसआईआर करा सकते थे फटाफट, तो आप महिला बिल भी लागू कर, महिला आरक्षण भी लागू कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पार्टी के लोगों को डिलिमिटेशन को लेकर विपक्ष के मन में सवाल क्यों है? क्यों इस बारे में सरकार को लेकर असमंजस है विपक्ष के मन में? लगता है कि नहीं, ये ठीक तरीके से डिलिमिटेशन नहीं होगा। असली डर राजनीतिक है, ये बात तो माननी पड़ेगी। कहीं ना कहीं लगता है कि डिलिमिटेशन करेंगे, अपने लिए अच्छा कॉन्स्टिट्यूंसी निकालेंगे और वो हार जाएंगे। ये एक डर कहीं ना कहीं विपक्ष में, इसके लिए बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। देखिए साहिल, इसमें 2-3 इशू है। पहला इशू तो ये मुझे लगता है कि जब ये 2023 में ये बिल आया था तभी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझबूझकर इस पे काम नहीं हुआ, क्योंकि तब 2 शर्तें इसकी लगा दी गई। वो शर्त क्या थी? जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद विमेन रिजर्वेशन बिल होगा। ये जो 2 शर्त लगाएगी, न जनगणना हुई, न उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, और ना विमेन आरक्षण बिल लागू हो पाया। तो ये जो अगर पहले से सोचा गया होता तो शायद आज ये जो 2011 की बात की जा रही है, वो 2011 की बात नहीं की जा रही होती। दूसरी बात, मुझे लगता है कि उस वक्त जो अपोजिशन ये कह रहा था कि 543 में ही आप 1/3 दे दीजिए। 2010 में भी तो लागू नहीं हुआ ना। बिल्कुल, बीच में ना बोल। बिल्कुल, लेकिन 2010 में मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटिकल, हाँ मैं आपको बता दूं, 2010 में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसमें कौन विरोध कर रही थी खुल के? यहां तक कि बीजेपी का भी एक तबका उसका विरोध कर, आरजेडी कर रही थी, समाजवादी पार्टी कर रही थी, जनता दल यूनाइटेड कर रही थी। और जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी इसको लेके ऑन जस्टिस पे, उसके 2 सदस्य जो समाजवादी पार्टी के थे, वीरेंद्र भाटिया और शैलेंद्र कुमार,
इन लोगों ने कहा था कि रिजर्वेशन 20% से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे और 2-3 और लोग थे जो ओबीसी कैटेगरी से थे, उनका भी कहना था कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। तो अब चूंकि अब 2023 तक आते आते ये सहमति बन चुकी थी कि महिलाओं को आरक्षण दीजिए पहले, उसके बाद कोटा विद इन कोटा की बात देखी जाएगी। अगर 2023 में 543 में से 1/3 या 33% रिजर्वेशन अगर मिल गया होता तो आज डिबेट ये नहीं होती कि डिलिमिटेशन से जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, या इसको 850 किया जाए या ना किया जाए। तो महिलाओं को 2024 लेकिन आज भी कोटा विद इन कोटा नहीं है। आज भी विद इन कोटा, मुझे आज भी कोटा विद इन कोटा नहीं है। आज भी कोटा विद इन कोटा नहीं है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जरा जल्दी से एक मिनट में जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता यहां बैठी, उनसे एक प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, अभी बिहार के भीतर सरकार बदल गई है, तो जानना जरूरी है कि जेडीयू की भी जो भूमिका थी 2010 की वो बदल गई है क्या कोटा विद इन कोटा की। तब तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू इन्होंने ही सवाल उठाए थे कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, उसके बिना इस बिल का कोई मतलब नहीं है। तो भारती मेहता जी, अभी भूमिका वही है कि अलग, क्योंकि आपकी भूमिका मैंने सुनी नहीं है, टीडीपी ने कैसे समर्थन कर दिया? हाँ। नहीं साहिल जी, सबसे पहले तो मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया है माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा, मैं आभार प्रकट करती हूं संपूर्ण भारत की आधी आबादी की तरफ से। मगर अब निश्चित तौर पर तमाम विमर्श चलते रहेंगे, मगर अब एक सच तो स्वीकार करती हूं कि तमाम तरह के विमर्श में बहुत देर हो चुका है। आजादी के इतने दिनों बाद कभी ये बहाना, कभी ये बहाना, कभी ये तर्क, कभी ये तर्क, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर, और बिहार तो रोल मॉडल रहा है विमेन एम्पावरमेंट और महिला आरक्षण के मुद्दे पे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? परिसीमन का तर्क भी हटा देना, भारत के सामने एक रोल मॉडल रहा है। परिसीमन अगर पारित नहीं हुआ तब भी महिला विधेयक लागू करे ना। अन्य जो आरक्षण है, हाँ क्या कहा आपने? मैंने कहा परिसीमन की बात भी हटा देना, अब जैसा अगर नहीं वो पारित होता है तब भी महिला आरक्षण लागू कर दे, ये भी आपका कहना है ना। फिर बहुत टेक्निकल डिफिकल्टीज हो गई सारी चीजों को लेकर। साहिल जी, देखा जाए एक चीज मैं कहूंगी कि ये हमारे भारतीय संविधान में ही प्रावधान रहा है इन तमाम चीजों का कि अगर जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, ऐसी चीजों में बढ़ोतरी होती है, तो निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि के लिए 38 लाख, 40 लाख, 35 लाख के वोटर्स को संतुष्ट कर पाना, मिल पाना बहुत कठिन होता है। तो वैसे में अगर संख्या बढ़ोतरी के साथ इसको लाया जा रहा है, तो मैं एक महिला आरक्षण एक लंबा इतिहास है। तमाम दलों से, चाहे आज आधी आबादी को 33% आरक्षण पे खुश होना पड़ रहा है। बंगाल के भीतर यहाँ पर टिकट बंटवारा होता है तो किसी भी पार्टी ने 30% महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया है। तृणमूल कांग्रेस 27% पर दलाल आगे है, बाकी सारे लोग 14-15% से आगे नहीं जाते हैं। यही चर्चा हम सालों से करते आए हैं। आने दिया जाए, यह बड़ी दिलचस्प चर्चा है, पिछले 30 साल से इस बारे में चर्चा हो रही है। आशुतोष, मुझे जल्दी से आपसे प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि ये जो 66 नंबर रूल पे चेंज करके जिस तरीके से कहा गया कि दोनों बिल एक साथ क्लब करके लाने जाएंगे, उसका असर क्या होगा? क्या उसका भी कोई असर होगा? क्या मतलब? देखिए, ये पहली बात मैं भदौरिया जी आता हूं आपके पास, जल्दी से आशुतोष खत्म करें, उसके बाद आशुतोष अभी मुझे लगता है कि अगर इस देश के अंदर जनसंख्या 2021 के बजाय अगर 2026 में हो रही है, अगर वो इंतजार कर सकती है तो डिलिमिटेशन भी इंतजार कर सकता है। महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण का जो मसला है उसको फौरन इंप्लीमेंट करना चाहिए और उसको डिलिमिटेशन से पूरी तरीके से डीलिंग करना चाहिए। अगर उसको डिलिमिटेशन से डीलिंग नहीं करेंगे, 2011 के पुराने डेटा पे काम करेंगे, तो वो साइंटिफिक नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, अनुराग भदौरिया आपकी बात खत्म करिए, चलिए। जो इसमें देरी करेगा, नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोली, जो इसमें देरी करेगा, जो बाधा लाएगा, वो नुकसान खाएगा। तो जब 2023 में बिल पास हो गया था, तो आपने क्यों नहीं उसको लागू किया था? इसलिए आप अल्पमत में आ गए तो 240 में, और आज भी आप वही करना चाहते हो, महिलाओं के साथ खेल करना चाहते हो, फिर उनकी तारीख बढ़ाना चाहते हो, उनको सम्मान दिलाने की तो बात करते हो, लेकिन दिलाना नहीं चाहते। समाजवादी को देखो, हमारे पास हमारे 37 MP हैं, जिसमें हमारे 5 महिलाएं सांसद हैं, और पता आपको 13.5% है वो, और इनके यहाँ कितनी पता आपको? इनके यहाँ जो महिलाएं हैं उनमें मात्र 12.5% है। आज भी हम क्या ये संविधान संशोधन पारित होगा या नहीं होगा?
साहिल 10 सेकंड चलिए, में क्या ही जो बोल समय है मेरे पास उतना ही, चलिए। अच्छा ठीक है, चलिए, देखिए, जल्दी से एक बात तो- कर रखिए आपकी, चलिए। एक तो दो हाँ। चुनाव चल रहे हैं, उनके बीच में विशेष सत्र बुलाकर आनन फानन में नैरेटिव मैनेजमेंट की ये पूरी तरकीब है। मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि जब 73वां 74वां अमेंडमेंट हुआ, जिससे 33% आरक्षण मिला लोकल बॉडीज में, 4 ठीक है। नेता थे जो विरोध कर रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जसवंत सिंह और राम जेठमलानी। भाजपाई और संघीय महिला विरोधी थे, हैं और रहेंगे, लटकाते रहेंगे बिल्कुल। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। ये तो लेने के देने पड़ गए। जहां तक महिलाओं की, आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की, तो क्या ये भूल जाएं कि जिस तरह से देश की आजादी में 1857 में बेगम हजरत महल ने क्या, हजरत महल जो थी उनका योगदान नहीं था, भूल जाएं? आसिफ अली बेगम का हम योगदान भूल जाएं? आबदी बानो बेगम का योगदान भूल जाएं? रशीद जहां का योगदान भूल वो जाएं? सब ठीक है, महिलाओं ने जो देश की आजादी वो में सारी चीजें participate याद किया, है, वो मुस्लिम महिलाएं जो जिनका सारी भी हक चीजें इस याद देश है, पे, सारी इस चीजें देश पे याद उनका भी हक है। मुद्दा यहाँ पर आपने- उठता है कि जब भी महिला सुनिए, आरक्षण मेरी की बात पूरी होती होने है, दीजिए। तब कोई आप खड़ा एक होता है तरफ ये तीन कहने तलाक- के लिए कि कोटा विदिन कोटा होगा तब महिला आरक्षण लागू करिए। कोई आकर खड़ा होता है कि पहले आप डिलिमिटेशन नहीं, करिए, मैंने उसके आपसे बाद क्या महिला बोला? आरक्षण लागू जब करिए। आप- कोई आकर खड़ा होता है और कहता है कि महिला आरक्षण अलग नहीं, रखिए, मैंने डिलिमिटेशन आपसे बोला- अलग रखिए। कोई आकर, तो ये टेक्निक देखिए, ऐसा है कि जब राजीव गांधी ने 74वीं देखिए, घटना संविधान संशोधन के तहत जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में महिला आरक्षण लागू किया था, तब तो विधानसभा और लोकसभा में लागू नहीं किया गया। 30 साल से मामला अटका पड़ा हुआ है, हर बार कोई टेक्निकल डिफिकल्टी खड़ी होती है और इसी को लेकर तो सवाल उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ राखी जी, जो साफ नजर आ रहा है, दोनों विपक्ष के यहां पर प्रतिनिधि बात कर चुके हैं, साफ नजर आता है कि सरकार की नीयत पर आशंका है और पनिशमेंट को लेकर नीयत पर आशंका है। प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल वापस आऊंगा आपके पास, वापस आपके पास आऊंगा। राखी जी का जवाब सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए राखी जी का, उसके बाद आता हूं आपके पास। अनुराग जी, साहिल जी, 10 सेकंड। अनुराग जी आता हूं आपके पास, पहले राखी जी। अनुराग जी, आप प्लीज बोलने दीजिए। अगर नियत पे शक होता तो 2023 में भी नहीं आता, अगर नियत पे शक होता तो 2023 में भी इस तरह का बिल नहीं आता, नहीं लागू हुआ ना। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।